हाय दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद के एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग एक भारतीय भूगोल का सीरीज लेके चल रहे हैं। उसमें से हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे और उससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है ना? तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा पूरी वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम मैप से इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको कि मैं इस बोर्ड पे क्या बनाया हूँ, मैप क्या है। ठीक है, तो आपको रेड कलर की जो लाइंस दिख रही हैं, रेड कलर की जो लाइंस दिख रही हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं। और जो ब्लैक कलर की लाइन शो हो रही हैं, ये प्रमुख नदियों की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तो सबसे थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद टॉपिक पे आते हैं। जो उत्तर भारत की नदियां हैं, मतलब हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, उनकी अगर तुलना कर लिया जाए, दोनों नदियों की अगर तुलना हम लोग कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। देखते हैं कि कैसे होते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और उत्तर भारत की नदियां, तो हेडिंग डालेंगे कि हिमालय से निकलने वाली नदियां तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर या तुलना। ठीक है, उसमें से पहला पॉइंट आप डाल के लिखेंगे, पहला पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, मतलब नया पर्वत है, तो वहां से निकलने वाली नदियां भी नवीन होंगी, मतलब अभी नई नई ही बनी है एज कंपेयर टू प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे पहले पॉइंट में कि हिमालय से निकलने वाली नदियां नवीन हैं, नई नदियां हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां काफी पुरानी हैं, है ना, काफी पुरानी है। इसी में देखेंगे कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो नवीन है, मतलब अभी नई है, तो अपनी युवा अवस्था में है। नदियों की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था। कौन कौन सी? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। नदियों की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं अभी वो युवावस्था में है, मतलब अभी वो युवावस्था का मतलब ये होता है कि वो अभी भी अपनी घाटी को गहरा कर रही हैं, अभी भी अपनी घाटी को गहरा कर रही है। आपको जैसा कि मालूम होगा, प्रीवियस वीडियो में पढ़ भी चुके हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियां भी बहुत बड़े बड़े गार्ज का निर्माण करती हैं, मतलब अभी भी वो अपने घाटी को गहरा करती आ रही हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो संभवतः अपने घाटी को गहरा कर चुकी हैं और अपने तल को प्राप्त कर लिए हैं। तो किसी नदी का सतह मतलब तल क्या होता है? समुद्र तल होता है, मालूम है ना। चलिए, तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो संभवतः अपने सतह को काट चुकी हैं और समुद्र अपने तल को प्राप्त कर चुकी हैं। और किसी नदियों को तल क्या होता है? समुद्र तल होता है। तो ये नदियां अभी अपनी वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। अब सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट आप डाल के लिखेंगे, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो विसर्पण का निर्माण करती हैं। विसर्पण मतलब समझते होंगे आप। विसर्पण मतलब सांप के आकार की रास्ता वो विसर्पण कहलाता है। विसर्पण आकार ले लेती है। ठीक है, क्योंकि उत्तरी भारत का मैदान है और यहाँ से निकलने वाली, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ उत्तरी भारत में अगर प्रवाहित होती हैं तो वो
मैदान में होकर प्रवाहित होती हैं और मैदान में मिट्टी ज़्यादा होती है और मिट्टी से वो आसानी से काट के अपना रास्ता परिवर्तित कर देती हैं। जैसे उदाहरण के लिए बिहार में है कोसी नदी। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। देखिए यहाँ से विसर्पण करती हुई आती है और हो सकता है कि ये रास्ता भी अपना चेंज कर देगी, यहाँ से निकल जाएंगी और ये रास्ता कट कर देती है। ठीक है, ऐसा भी होता है हिमालय की नदियों में। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की अगर हम बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पठारीय इलाकों में बहती हैं, मतलब इनका जो रास्ता है पत्थरों से बना हुआ है, पठार से बना हुआ है और कठोर है, तो ये आसानी से अपना रास्ता चेंज नहीं कर सकती, बदल नहीं सकती। जो इनका रास्ता है उसी रास्ते में ये प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय की जो नदियां हैं वो वर्षवाहिनी है। मतलब वर्षवाहिनी का मतलब है कि इसमें वर्ष भर पानी की मात्रा पर्याप्त रहती है, पानी की मात्रा पर्याप्त रहती है, वर्षवाहिनी है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो वर्षवाहिनी है, क्योंकि इसमें वर्ष भर, इन नदियों में वर्ष भर पर्याप्त पानी की मात्रा बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? रीजन है, क्या रीजन है देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों के प्रमुख दो स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? पहला है ग्लेशियर, ग्लेशियर और दूसरा है वर्षा जल। दो स्रोत हैं हिमालय की निकलने वाली नदियों के प्रमुख दो स्रोत हैं ग्लेशियर और वर्षा जल। जबकि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां अधिकांश मौसमी हैं। ठीक है, मतलब मौसम के हिसाब से उनमें जल रहता है, या तो कम हो जाता है या तो बिल्कुल सूख जाता है। बरसात के दिन में इनमें जल पर्याप्त रहेगा और जैसे ही बरसात नहीं रहता है, पानी नहीं गिरता है, तो या तो जल की मात्रा कम हो जाएगी या तो बिल्कुल सूख जाती है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा ग्लेशियर के बारे में और वर्षा जल का पानी किस तरह से हिमालय की नदियों में आता है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये अपना होता है सतह, ये है सतह मतलब जमीन जहां पे हम लोग रहते हैं, और जमीन का ये होता है ये है वायुमंडल। वायुमंडल का बाहरी सतह क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल। क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। आपको जैसे मालूम भी होगा कि वायुमंडल में ऊपर की ओर हम जाते हैं, वायुमंडल में जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, तापमान क्या होता है, घटता है। ठीक है, अगर हम किसी पहाड़ पे ऐसे चढ़ते हैं तो जैसे जैसे चढ़ते जाएंगे तो वहाँ हमको ठंडक महसूस होगी और टेम्परेचर क्या हो, नीचे जाता जाएगा, गिरता जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्षोभ मंडल में अगर ऊपर की ओर हम जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर कम होगा और यहाँ पे ठंडक ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जैसा ये है अपना हिमालय। ठीक है, हिमालय की और भी चोटियां होंगी ऐसे। ठीक है, अब बात करते हैं हिमालय की जो चोटियां हैं, मतलब हिमालय की जो अधिकांश चोटियां हैं वो 6000 मीटर से ऊंची हैं। 6000 मीटर से ऊंची है, 6000 मीटर से ऊंची है अधिकांश चोटियां, है ना। बड़ी बड़ी चोटियां स्थित हैं, जैसे कंचनजंगा हो गया, मसालू, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नामचा बरवा, ये प्रमुख जो चोटियां हैं इनकी अधिकांश ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। जबकि क्षोभ मंडल में एक लाइन है बीच, सेंटर लाइन, उसको बोलते हैं हिम रेखा, मतलब हिम रेखा। तो जो क्षोभ मंडल की हिम रेखा की ऊंचाई है वो 4400 मीटर लगभग है, 4400 मीटर लगभग है। और पहाड़ों की ऊंचाई क्या है,
हिमालय की ऊंचाई क्या है? 6000 मीटर लगभग। तो हिमालय की जो ऊंचाई ऊपर हो गई, मतलब हिम रेखा के ऊपर जो क्षेत्र है वो अधिकांश ठंडा हो गया है, बहुत ठंडा हो गया है ना। तो वहाँ ग्लेशियरों का निर्माण, बिल्कुल बर्फ जम जाती है। तो मतलब इस एरिया में बिल्कुल बर्फ हो जाती है, बर्फ से ढक जाता है, वर्ष भर ये बर्फ से ढका हुआ होता है, ठीक है, बर्फ से ढका हुआ होता है। और ये बर्फ मौसम के हिसाब से पिघल के क्या होती है? नीचे आती हैं और नदियों में इनका पानी मिल जाता है ना। यही कारण है कि गंगा नदी में बरसात आने से पहले ही गंगा नदी के जल का स्तर काफी बढ़ जाता है। रीजन क्या होता है कि जो मई और जून का महीना होता है उसमें गर्मी काफी पड़ती है ना। गर्मी काफी पड़ने से बर्फ का पिघलन ज्यादा हो जाता है, बर्फ ज्यादा पिघलती है और वो पानी में कन्वर्ट होके बह के नदियों में मिल जाती है। और गंगा नदी, जैसा कि आपको मालूम होगा, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और हिमालय के जो ग्लेशियर से पानी बन के निकलता है तो गंगा नदी जैसी नदियों में मिल जाता है और उनका स्तर बढ़ जाता है। यही कारण है कि बरसात के पहले ही गंगा नदी का पानी का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, लेवल जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्लेशियरों से नदियों में पानी जाता है। और दूसरी बात है स्रोत, वो है वर्षा जल। आपको मालूम होगा कि जब बरसात का सीजन आता है, वर्षा होती है तो नदियाँ में पानी प्रमुख रूप से ढलान होता है और वहाँ पे नदियाँ पानी जाता है, ठीक है ना। दो स्रोत हो गए हिमालय की नदियों का। यही कारण, अगर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की जो पठार हैं उनकी एवरेज मतलब लगभग ऊंचाई 800 मीटर है, 800 मीटर है ना। तो 800 मीटर है, जबकि हिम रेखा, इसको हिम रेखा बोलेंगे, ठीक है ना, हिम रेखा, जबकि हिम रेखा की औसत ऊंचाई 4400 मीटर है। तो जो पठार है वो हिम रेखा के नीचे है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत में कहीं ग्लेशियरों का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। यही रीजन है कि ग्लेशियरों का निर्माण नहीं होता है। और ये यहाँ की जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की, वो हमेशा वर्षवाहिनी नहीं है, मतलब ये मौसमी है, मौसम पर डिपेंड होती है ना, ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंस, तुलना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेन टॉपिक पे जो हम लोग आप पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं? प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां। चलिए, तो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग इनको डिवाइड कर लेते हैं, दो भागों में डिवाइड करें। जैसा कि आपको विदित होगा, मालूम होगा कि प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं, अपना जल गिराती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इधर बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का अध्ययन करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे, प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियों का अध्ययन हम निम्न रूप से कर सकते हैं। पहला लिखेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, और दूसरा लिखेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, ठीक है। तो उसमें से पहला हेडिंग डालेंगे कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली प्रमुख नदियां, ठीक है, मतलब बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली प्रमुख नदियां, ठीक। अब इसमें पहला पॉइंट आप डाल के लिखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां प्रमुख रूप से निम्न है। पहले एक साथ लिख लेते हैं, कौन कौन सी हैं? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी,
ब्राह्मणी नदी, महानदी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, बैगाई नदी और ताम्रपर्णी नदी। इतनी नदियों का हम लोग अध्ययन प्रॉपर रूप से करेंगे। ठीक है, इनको क्रम से याद कर लेना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इनका क्रम दे के आपको क्वेश्चंस पूछ देते हैं। खासकर यूपीएससी पीएससी लेवल की जो एग्जाम है उसमें से इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बना देते हैं। ठीक है ना, चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके, है ना। सबसे पहले हम लोग दामोदर नदी के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक नदियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, दामोदर नदी, दामोदर नदी के बारे में लिखेंगे कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं और हुगली नदी में आकर अपना जल गिराती हैं या मुहाना बनाती हैं। अर्थात दामोदर नदी प्रत्यक्ष रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी में न गिराकर हुगली नदी के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यहाँ देखिए, ये है हुगली नदी, यहाँ से गंगा नदी आती है, गंगा नदी का ही एक धारा है हुगली नदी, जो कि यहाँ पे आके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और यहाँ छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। और दामोदर नदी पूर्व की ओर बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये नदी डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में अपना जल नहीं गिराती है, ये हुगली नदी के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची, ये आपको स्पॉट दिख रहा होगा, स्पॉट ये है झारखंड की राजधानी रांची के समीप से छोटा नागपुर पठार से ही निकलती हैं और ये उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती हैं, उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती हैं। और ये नदी प्रमुख रूप से 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कौन कौन से? स्वर्ण रेखा नदी तीन राज्यों से प्रवाहित होती है। पहला तो झारखंड, दूसरा है उड़ीसा और तीसरा है पश्चिम बंगाल। और उड़ीसा के तट पर उड़ीसा तट पर ही अपना मुहाना बनाती है, मतलब उड़ीसा तट पर ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में छोड़ देती है। ठीक है, अब थोड़ी कुछ बातें हैं स्वर्ण रेखा नदी के बारे में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। स्वर्ण रेखा नदी, जैसा कि आपको मालूम होगा, छोटा नागपुर का पठार एक औद्योगिक क्षेत्र है, बहुत सारे वहाँ पर प्लांट्स लगे हुए हैं और ज़्यादातर प्लांट्स कोयले पर आधारित है, कोयला पे, क्योंकि वहाँ पर कोयले की खान है और कोयला से आधारित वहाँ पे बहुत सारे औद्योगिक केंद्र हैं। तो वहाँ से जो निकलने वाले औद्योगिक कचड़े हैं, उद्योगों से निकलने वाले जो कचरा है, उन नदियों में गिरा दिया जाता है, स्वर्ण रेखा नदी में ही गिरा दिया जाता है। यही कारण है कि स्वर्ण रेखा नदी अत्यंत रूप से प्रदूषित है और इसमें जलीय जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। जलीय जीव जंतु न पाए जाने के कारण इस स्वर्ण रेखा नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। स्वर्ण रेखा नदी ये है, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही झारखंड का एक प्रमुख शहर टाटा जमशेदपुर स्थित है। जमशेदपुर शहर स्वर्ण रेखा नदी के ही तट पर स्थित है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी का समथिंग हो गया है। नेक्स्ट पे आते हैं बैतरणी नदी, एक एक करके लिख के पढ़ते हैं। बैतरणी नदी। अब बात करते हैं बैतरणी नदी की। बैतरणी नदी प्रमुख रूप से उड़ीसा राज्य में बहने वाली नदी है ना, उड़ीसा राज्य में बहने वाली नदी है। यह उड़ीसा के क्योंझर पठार से इसका उद्गम होता है। कहाँ से उद्गम होता है? उद्गम इसका
उद्गम इसका क्योंझर पठार से, उड़ीसा के बैतरणी नदी का उद्गम उड़ीसा के क्योंझर पठार से होता है और ये उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, बैतरणी नदी के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट नदी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है अपनी ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी एक एक करके डिस्कस हो रहा है, टेंशन नहीं लेना है आपको, बस प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना है। ब्राह्मणी नदी, अब हम लोग बात करते हैं ब्राह्मणी नदी की। चलिए, ब्राह्मणी नदी का उद्गम, ब्राह्मणी नदी का उद्गम रांची के पास छोटा नागपुर पठार से होता है, छोटा नागपुर के पठार से होता है और ये उड़ीसा ही तट पर ही अपना मुहाना बनाती है, उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। अब 4 नदी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उन 4 नदियों में से 3 ऐसी नदियां हैं जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। कौन कौन सी? दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी और ब्राह्मणी नदी। ये 3 नदियां हैं जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं और बैतरणी नदी है जो कि उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। ठीक है, उनका उद्गम होता है। नेक्स्ट नदी में आते हैं महानदी। ठीक है, महानदी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। महानदी, चलिए ये देखिए महानदी ये है। ठीक है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से होता है, दंडकारण्य की पठार। दंडकारण्य के पठार से महानदी का उद्गम होता है ना, और उड़ीसा के कटक शहर के पास यह अपना डेल्टा बनाती है। कटक शहर कहाँ है? उड़ीसा में। ये डेल्टा के पहले है ना, याद रखिएगा, ये ब्लैक कलर का इसको डेल्टा के पहले कटक शहर है। फिर इसके बाद ये अपना मुहाना यहाँ पे उड़ीसा तट पर बनाती है कटक शहर के पास। कौन सी नदी है? महानदी। कहाँ से निकलती है? दंडकारण्य के पठार से। और ये यहाँ पे एक बेसिन का निर्माण करती है, छत्तीसगढ़ में एक बेसिन का निर्माण करती हैं जिसे महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर धान का उत्पादन प्रमुख रूप से वहाँ पे धान का उत्पादन होता है और प्रचुर मात्रा में होता है। काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है, यही कारण है कि उसको धान का कटोरा कहते हैं और यही रीजन है कि छत्तीसगढ़ को भी धान का कटोरा कहा जाता था। ठीक है, ये हो गया महानदी के बारे में डिस्कस हो गया। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ेंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताना है कमेंट्स बॉक्स में, है ना। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं गोदावरी नदी की। गोदावरी रिवर्स, ठीक। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से कहां हुआ है? देखिए, गोदावरी का उद्गम पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, नासिक के पास त्रयंबकम नामक स्थान से हुआ है। त्रयंबकम नामक, ये जो ब्लू कलर का स्पॉट दिख रहा है आपको, ये है त्रयंबकम। त्रयंबकम नामक स्थान से हुआ है और यह प्रवाहित होते हुए आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है ना, आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, उद्गम हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे गोदावरी के बारे में। गोदावरी नदी की लंबाई नहीं, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर, है ना, 1465 किलोमीटर लॉन्ग, लंबी है। ठीक है, गोदावरी नदी
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक, थर्ड पॉइंट डाल के लिखेंगे, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत में वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी की बात कर रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं गोदावरी के बारे में। तो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि इस प्रकार हैं, बात कर लेते हैं, है ना। चलिए, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां, प्रवरा, पूर्णा, बेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रवती, प्रवरा, पूर्णा, बेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रवती और मजीरा, ये नदियां हैं प्रमुख रूप से गोदावरी की, ये सहायक नदियां हैं। इनमें से प्रवरा, पूर्णा, बेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रवती उत्तर की ओर से प्रवाहित होते हुए ये इनकी सहायक नदियां हैं। उत्तर की ओर से प्रवाहित होते हुए आके गोदावरी नदी में मिलती हैं। मजीरा एक ऐसी नदी है जो दक्षिण की ओर से प्रवाहित होते हुए गोदावरी में मिलती है। ध्यान रखिएगा इस चीज से, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, बड़े एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि दक्षिण की ओर से मिलने वाली गोदावरी नदी में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है, और ऑप्शन दे देगा, उसमें मजीरा नदी का नाम भी रहेगा। अगर आपको मालूम होगा तो आप बिल्कुल सही आंसर उसको करके आएंगे। ठीक है, सही टिक करके आएंगे। ठीक है, दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी है मात्र मजीरा नदी, और ये जो 5-6 नदियां हैं ये उत्तर की ओर से प्रवाहित होती हुई आती हैं और गोदावरी के तट पर मिलती हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें से जो बेनगंगा नदी ये गोदावरी की सबसे लंबी सहायक और बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी। बेनगंगा गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, ये आपको टॉपिक पॉइंट्स डाल के लिखना है। अब डिस्कस करते हैं हम लोग आगे। ये हो गई गोदावरी नदी। अब आगे आते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कृष्णा नदी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ना। चलिए यहां देखिएगा ध्यान से। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर चोटी से इनका उद्गम होता है और यह पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए आंध्र प्रदेश में ही अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये प्रमुख रूप से कितने राज्य में बहती है। ध्यान से देखिएगा, कृष्णा नदी प्रमुख रूप से 4 राज्यों में बहती है। कौन कौन सी? महाराष्ट्र से ही निकलती है, फिर कर्नाटक, फिर यहाँ से आके तेलंगाना, फिर ये आंध्र प्रदेश। प्रमुख रूप से 4 राज्यों में प्रवाहित होती है कौन सी नदी? कृष्णा नदी। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में आकर अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आकर यहाँ पर विजयवाड़ा के पास में, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, यहाँ पे एक विजयवाड़ा शहर है, यहाँ यहीं पे आके अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं।
अच्छा हाँ, एक पॉइंट और आप लिखेंगे, गोदावरी नदी, ये गोदावरी नदी का डेल्टा है और एक कृष्णा नदी का डेल्टा है। दोनों डेल्टा के बीच में एक झील स्थित है जिसका नाम है कोलेरू झील। कोलेरू झील, ये है कोलेरू झील। गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच एक झील स्थित है जिसका नाम है कोलेरू झील। ठीक है ना। चलिए अब कृष्णा नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं। कृष्णा नदी के सहायक नदियों की बात करते हैं। पहली नदी है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा। पंचगंगा और भीमा, कोयना। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां ये हैं तुंगभद्रा नदी, घाट प्रभा, माल प्रभा नदी, दूध गंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी। ठीक है, ये प्रमुख रूप से 8 नदियां हैं जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। फिर से एक बार देख लीजिए कौन कौन सी हैं। तुंगभद्रा नदी, घाट प्रभा नदी, माल प्रभा नदी, ठीक है, दूध गंगा नदी, पंचगंगा नदी, कोयना नदी, मूसी नदी और भीमा नदी। ये प्रमुख नदियां हैं जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ये जो तुंगभद्रा नदी है, ये जो तुंगभद्रा नदी है, ये कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये तुंग और भद्रा, तुंग और भद्रा दो नदियों का रूप है तुंगभद्रा नदी। यहां से देखिए, ये यहां है तुंगभद्रा, दो नदियों का सम्मिलित रूप है तुंगभद्रा नदी, जो कि कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी का हो गया। फिर बात करते हैं मूसी नदी। मूसी नदी जो है, मूसी नदी के तट पर ही हैदराबाद शहर स्थित है। हैदराबाद शहर मूसी नदी के तट पर स्थित है। देखिए, मूसी नदी के तट पर कौन सा है? हैदराबाद शहर। हैदराबाद शहर मूसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नदी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब बात आती है पेन्नार नदी। ठीक है, बात आती है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश में ही प्रवाहित होती है। पेन्नार नदी देखिएगा ध्यान से, पेन्नार एटलस में आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। पेन्नार नदी प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश में ही प्रवाहित होती है। दूसरा पॉइंट डाल के लिखेंगे, पेन्नार नदी कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में प्रवाहित होती है, मध्य में प्रवाहित होती है। देखो, इधर है कृष्णा नदी, इधर है कावेरी नदी और बीच में कौन सी नदी है? पेन्नार नदी। ठीक है, अब पेन्नार नदी की बात करते हैं। पेन्नार नदी का उद्गम यह प्रमुख रूप से 2 राज्यों में बहती है और ज्यादातर इसका भाग आंध्र प्रदेश में ही प्रवाहित होता है ना। और इनका उद्गम, पेन्नार नदी का उद्गम जो है, पेन्नार का उद्गम कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य के कोलार नामक स्थान से होता है। ठीक है, पेन्नार नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कोलार नामक स्थान से होता है और ये आंध्र प्रदेश में अपना बंगाल की खाड़ी में मिलती है और मुहाना बनाती है। ठीक है ना। चलिए
अब हम लोग बात करते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी ठीक। कावेरी नदी की बात हम लोग करेंगे अब। चलिए कावेरी नदी का उद्गम देख लेते हैं। ये है आपकी कावेरी नदी, है ना। कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिम घाट में स्थित ब्रह्मगिरी चोटी से इनका उद्गम होता है और प्रमुख रूप से ये दो राज्यों में प्रवाहित होते हुए तमिलनाडु में अपना मुहाना बनाती है। कौन कौन से? कर्नाटक और तमिलनाडु, दो राज्यों में प्रवाहित होती है और तमिलनाडु के तट पर अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ठीक है। तो कावेरी नदी महाराष्ट्र कर्नाटक में पश्चिमी घाट में स्थित कर्नाटक के ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती हैं और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए मुहाना बनाती हैं। यह प्रमुख रूप से दो राज्यों में बहती है। कौन कौन सी? कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कावेरी नदी का जो तट है, कावेरी नदी का जो तट है, घाट है, वो काफी उपजाऊ है। धान की खेती के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इसको राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत का धान का कटोरा, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो कावेरी नदी है, इनका जल ग्रहण क्षेत्र प्रमुख रूप से 4 राज्य हैं, अब 5 हो गए क्योंकि तेलंगाना भी एक राज्य बन गया है। कौन कौन सा? इधर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और यहाँ तेलंगाना। अब 5 राज्य हो गए क्योंकि इन 5 राज्यों का जो जल है वो कावेरी नदी में संग्रहित होता है ना। इन्हीं 4 राज्यों में कावेरी नदी का जल का विवाद भी चल रहा था। अब तेलंगाना एक और राज्य बन गया तो प्रमुख रूप से 5 राज्यों में ये चीज विवाद चलेगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि वर्षों बरस से ये विवाद चलता आ रहा है। ठीक है, तो प्रमुख रूप से 5 राज्यों का जल ग्रहण ये संग्रहित करती है नदी। कौन कौन से? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इधर तेलंगाना। ठीक है, 5 राज्यों का। ठीक है ना। चलिए अब इसकी सहायक नदियों की हम लोग बात कर लेते हैं। कावेरी नदी की सहायक नदियां, सिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, लोक पावनी। सिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ और लोक पावनी ये प्रमुख कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ध्यान से इसको क्रम वाइज आपको याद करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं। और हाई लेवल के जो एग्जाम है, IAS IPS के एग्जाम है, UPSC PSC के एग्जाम है, उसमें से प्रमुख रूप से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल क्रम आपको याद करना है। सिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, लोक पावनी, है ना, ये इनकी प्रमुख सहायक नदियां। कौन सी नदी की? कावेरी नदी की। ठीक है, चलिए अब कुछ बात और है जो कि हम लोग कावेरी नदी की बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। ओके, चलिए
कावेरी नदी दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्षवाहिनी है, मतलब इसमें वर्ष भर जल का प्रवाहन होता है। क्यों होता है, उसका रीजन है क्योंकि कावेरी नदी का जो जल स्रोत है प्रमुख रूप से दो जगह से है। कौन कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऊपर की तरफ से अगर देखें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और इधर से देखें उत्तर पूर्वी मानसून, बोले तो कोरोमंडल तट। पहले की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून ये ऊपर की तरफ से होगा, ऊपरी तरफ से, और बी की बात करें तो उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर और पूर्वी मानसून, ठीक है, कोरोमंडल तक। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये कावेरी नदी है, उत्तर पश्चिमी मानसून जब यहाँ पठार से टकराता है तो वर्षा होता है, और सबसे पहले वर्षा यहीं पे होता है। ठीक है, तो जो इसका केरल भी जल अधिग्रहण क्षेत्र में आता है कावेरी के, तो यहाँ का जो जल है वो सीधे कहाँ जाता है? कावेरी नदी में। ठीक है, तो यहाँ से एक स्रोत हो गया कावेरी नदी का। दूसरा स्रोत शीतकाल में भी जो बरसात, शीतकाल में जो मानसून आता है उसको उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, और उत्तर पूर्वी मानसून में प्रमुख रूप से बंगाल की खाड़ी से होते हुए आता है। तो इसमें जो ह्यूमिडिटी है ना, ह्यूमिडिटी है प्रमुख रूप से बहुत होती है ना, आर्द्रता जिसको बोलते हैं बहुत होती है। और ये जो मानसून है ये भारत के किसी राज्य या किसी जगह पे टकराता नहीं है, यहाँ से आकर सीधे कोरोमंडल तक पे टकराएगा और यहाँ पर बरसात करता है। तमिलनाडु राज्य में बरसात कर रहा है इस तट पर, तो यहाँ से वर्षा जो है वो कावेरी नदी में प्रमुख रूप से मिल जाती है, जल मिल जाता है। तो इस तरह से कावेरी नदी के जल के प्रमुख दो स्रोत हुए। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत की कावेरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर पानी रहता है, मतलब वर्ष वाहिनी नदी है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब कावेरी नदी हो गया है ना, अब बैगाई नदी और ताम्रपर्णी नदी है। ठीक, बैगाई नदी बैगाई नदी की बात करेंगे तो बैगाई नदी का उद्गम यहां से देखिए, बैगाई नदी ये है, ये नदी ये प्रमुख रूप से तमिलनाडु राज्य में बहती है। ठीक है, और इनका उद्गम तमिलनाडु के परुसनाथ हिल्स, परुसनाथ तमिलनाडु में एक परुसनाथ हिल है, वहां से इनका उद्गम होता है। और ये रामेश्वरम के पास जलडमरू मध्य के पास में ये अपना मुहाना बनाती है बैगाई नदी। ठीक है ना, और बैगाई नदी के तट पर तमिलनाडु का प्रमुख शहर मदुरई यहाँ पे स्थित है, इसी के तट यहाँ। ठीक है, तमिलनाडु का प्रमुख शहर मदुरई बैगाई नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी की बात करते हैं। ताम्रपर्णी नदी ये है, और ये आपको मालूम है कि यहाँ पे कार्डामम की पहाड़ी है, सबसे दक्षिणी पहाड़ी कार्डामम की पहाड़ी। कार्डामम की पहाड़ी की एक चोटी है अगस्त मलाई चोटी, अगस्त मलाई चोटी, ये अगस्त मलाई यहाँ, ये अगस्त मलाई की चोटी से ताम्रपर्णी नदी का उद्गम होता है, और ये तमिलनाडु के राज्य में अपना मुहाना बनाती है। मन्नार की खाड़ी के पास तमिलनाडु में अपना, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, इधर आपको मालूम होगा ऐसे है, यहाँ मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, ताम्रपर्णी नदी।
ठीक है। इस तरह से हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों का अध्ययन आज हम लोग किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अरब सागर में अपना जल गिराने वाली प्रमुख नदियों का अध्ययन करेंगे, है ना, और प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से लाभ है ना, थोड़ा सा भी लगता है कि आप पढ़ पा रहे हैं, तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को थोड़ा सा बढ़ाइए, प्यार दीजिए। ठीक है, जय हिंद।